आज मैं बात करने जा रहा हूँ एडवेंचर ड्रामा मूवी जो भारतीय सिनेमा जगत की सबसे चर्चित मूवी है द गोट लाइफ। मैं आशा इस बात का करता हूँ कि आपने जरूर से इस मूवी को देख लिया होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो जरूर से कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो तो जरूर देखा होगा और अगर इतना भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज देने वाला हूँ। तो इस मूवी की कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कई बार ये मूवी की कहानी फ्लैशबैक में जाता है, फिर मेन टाइमलाइन पे आता है और ये चीज आपको मूवी के अंदर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। जितनी बार भी फ्लैशबैक में जाता है वो नाजिब की जिंदगी की सबसे हार्डकोर सिचुएशन होता है और जब भी फ्लैशबैक से जागता है कोई उसे लात मारकर ही उठाता है। तो मैं आपको इस मूवी की कहानी को समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, जहाँ पर कहानी की शुरुआत होता है नाजिब को दिखाते हुए जो नदियों में डुबकी लगाकर रेत निकालता है। वहीं पर गल्फ कंट्री से आया हुआ बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते रहता है और इसी बात पे नाजिब के दिल में भी एक ख्याल आता है, क्योंकि अच्छी लाइफ किसको नहीं चाहिए होता है। लेकिन नाजिब के मन में ये भी बात होता है कि वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, गल्फ कंट्री में जाकर वो करेगा ही क्या। लेकिन उसे समझाया जाता है कि वो वहाँ पर जाकर तो लेबर वर्क करेगा, उसमें पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है। और इस तरीके से जैसे तैसे चीजों का गिरवी रखते हुए पैसों का जमा करता है ताकि वो गल्फ कंट्री जा सके। और इस सारी चीज के बीच में नाजिब की न्यूली मैरिज लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर नाजिब की वाइफ प्रेग्नेंट भी होता है और इन दोनों के बीच में वो लव रोमांटिक वाला सिचुएशन भी दिखाया जाता है। ये हर रोमांटिक लव स्टोरी मूवी में थोड़ा सा लॉजिक की कमी रह ही जाता है और नाजिब की जिंदगी की ये रोमांटिक लव स्टोरी सीन में भी थोड़ा सा मुझे जिस तरीके से नाजिब अपने वाइफ को कंधों में उठाकर नदियों तक ले जाता है, ये इस बात पे सवाल खड़ा करता है कि हमारे गांव के चर्चित समाज सिस्टम के थोड़ा सा ऊपर जाता है। यहाँ पर लोगों के अलग माइंडसेट एंड अलग दृष्टिकोण हो ही सकता है, इस बात पे मुझे बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करना है। देन ये सब के बाद नाजिब के जाने के वक्त आ ही जाता है और इस सीन को देखकर मुझे ऐसा फील होता है सुबह की उठती हुई सूरज को देखकर हम दोनों ही खुश थे, शाम की ढलती हुई सूरज में दुखी तो हम दोनों में ही थे, लेकिन खुशी इस बात का भी था ये अंधेरा बीतने वाला है और नए दिन की नई उजाला आने वाला है। लेकिन किसको कहाँ पता था कि ये रात के अंधेरा कभी बीतने वाला नहीं है। एंड ये रेल स्टेशन का सीन बहुत सारे लोग को रुलाने के लिए बिल्कुल काफी है, क्योंकि एक उम्मीद के लिए सचमुच का जिंदगी को आप त्याग कर रहे हो, इस चीज को महसूस करना कोई छोटी मोटी तो बात नहीं है। और इस सब के बाद फाइनली नाजिब और हकीम गल्फ कंट्री पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ के एयरपोर्ट पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और यहाँ पर एक छोटा सा गलती इन दोनों का पूरा फ्यूचर बदलने वाला था। दरअसल यहाँ पर दिक्कत इस बात का होता है कि नाजिब और हकीम का जो स्पॉन्सर था वो थोड़ा सा अदला बदली हो जाता है गलती से और इसी कारण से नाजिब और हकीम गलत स्पॉन्सर के साथ चला जाता है और यहीं पर हो जाता है सबसे बड़ा मिस्टेक। लेकिन ये सबसे अनजान इन दोनों का मुस्कुराहट को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था शाम की डूबती हुई सूरज के खूबसूरती में डूबा हुआ सच्चाई से दूर दोनों नादान परिंदा, इस बात से अनजान कि उन दोनों के साथ अब क्या होने वाला है। एंड इन दोनों का ये इनोसेंट वाला स्माइल देखकर सच में आपको थोड़ा सा तो गुज़बम्प दे ही जाएगा। फिर इन दोनों को शहर से बहुत दूर ऐसा एक रेगिस्तान के बीचों बीच जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ से भागना लगभग इम्पॉसिबल सा बात हो और नाजिब इस जगह को देखकर तो वैसे ही घबरा जाता है और बस सोचता है कि इन लोगों से बात करके चीजों को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। वो हर बार समझाने की कोशिश करता है कि उसे कॉल करना है, उसे बात करना है किसी से, लेकिन कहाँ कौन समझता है। और यहाँ पर कॉल के बाद तो छोड़ ही दो, नाजिब से हकीम को अलग कर दिया जाता है और यहाँ पर भेड़ बकरी को लालन पालन किया जाता है, जिस भेड़ बकरी को चराने के लिए एक लोग को रखा जाता है और कुछ ही टाइम बाद भेड़ बकरी चराने वाला इंसान कहाँ गायब हो जाता है, क्या हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसके बाद भेड़ बकरी चराने का जिम्मेदारी नाजिब के कंधे पर आ जाता है और नाजिब अपने पूरे जिंदगी में कभी भी भेड़ बकरी नहीं चराया है, तो इस चीज का उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है और नाजिब का दुख दर्द को देखकर एक बकरी भी सिंपैथी दिखाता है। ऐसा लगता है कि ये छोटा सा बकरी सारे भेड़ बकरियों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए आदेश देता है और नाजिब का दर्द कुछ इस टाइप का था कि सीना चीर दिया हो, सीने से खून बह रहा हो, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसी दर्द के साथ नाजिब इस जगह पर जीना थोड़ी सी सीख चुका है। फिर एक दिन जब नाजिब अपने सारे उम्मीद खो चुका था तब उसकी एक दिन मुलाकात होता है हकीम से। जब हकीम के साथ मुलाकात होता है उसके बाद इब्राहिम को इंट्रोड्यूस किया जाता है और मैं बता दूं इस मूवी के अंदर इब्राहिम का कैरेक्टर कुछ इस टाइप का है, इसे तुम कोई कॉस्मिक डिवाइन मान सकते हो जो इस्लामिक थियोलॉजी से फरिश्ता का नाम दिया जाता है और इस इब्राहिम के कैरेक्टर को तुलना किया जाता है प्रॉफेट मूसा के कुछ सिचुएशन से। लेकिन खैर तीनों लोग एक साथ मिलकर इस जगह से भागने का प्लान बनाता है और यहीं पर हमें न्यूड सिचुएशन पर नाजिब को दिखाया जाता है जो सिर्फ एक हड्डियों के ढांचा के अलावा और कुछ भी नहीं है, बॉडी का सारा मांस कहाँ गायब हो चुका है और ये तीनों भागने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर सड़कों पे इन लोगों को मिराज दिखाई देता है और जैसे ही हाकिम उस मिराज के पास जाता है वहाँ पर उसे एक ऊंट की लाश दिखाई देता है और जो ऊंट बिना पानी के बिल्कुल मर चुका है। और नो डाउट ये सिचुएशन खुद में ही एक डरा देने वाला सिचुएशन था। लिटरली तुम इस बात को सोच कर देखो कि उस ऊंट की मौत पर तुम तीनों की मौत दिखाई दे रहा हो कि आगे जाकर बिना पानी के चलते तुम तीनों का मौत भी इस तरीके से होने वाला है। लेकिन खैर ये तीनों आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके
तरीके से एक सांप का सिचुएशन भी आता है जो नो डाउट कते ही बेस्ट है। और आगे जाकर हकीम का मौत रूह कपा देने वाला मौत था। बिना पानी के चलते भूख के मारे रेत को अपने मुंह में दे रहा था और ऐसी एक दर्दनाक मौत होता है जो देखकर सच में गूज़बम्प्स आ चुका था। फिर फाइनली इब्राहिम और नाजिब एक जगह ढूंढता है जहाँ पर पानी मिल ही जाता है और उसके बाद इब्राहिम का कैरेक्टर गायब भी हो जाता है क्योंकि वो डिवाइन कॉस्मिक बीइंग था। उसके बाद नाजिब सड़कों पे पागलों की तरह चढ़ने लगता है। वहीं पर एक अमीर इंसान आता है जो नाजिब को शहर तक छोड़ने का काम करता है और इस तरीके से जेल का चक्कर लगाते लगाते फाइनली नाजिब अपने देश लौट जाता है। और इस मूवी का हर एक चीज, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका कलर ग्रेडिंग, इसका विजुअल इफेक्ट, हर चीज बेस्ट ऑफ बेस्ट था। और तुम ए.आर. रहमान की म्यूजिक को कैसे भूल सकते हो? आय हाय क्या बेस्ट था वो। और मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन।